आज की इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जैसा कि मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है और ये ग्राउंड स्टेट में है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ एनर्जी देके उसको एक्साइटेड स्टेट में रखा है, ठीक। अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने को इतनी एनर्जी देनी है कि ये यहाँ से हटके कहाँ चले जाए, अप टू इन्फिनिटी चले जाए। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्बिट में चले जाए जहां पे एनर्जी जीरो है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बात अपने को पता है। अब अगर हम लोग एन इन्फिनिटी रखेंगे तो सिंपल सी बात है, जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अपने को इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है कि ये इन्फिनिटी तक चला जाए, मतलब इसका एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है अट्रैक्शन और उस अट्रैक्शन के बैरियर को तोड़ना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी और वही मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब उसके कुछ कुछ और पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, तो आइसोलेटेड का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि किसी और एटम के साथ वो बॉन्डेड ना हो। गैसियस स्टेट में जो एटम होते हैं किसी और से जनरली बॉन्डेड नहीं होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम लोग वहाँ पर एनर्जी देकर उसको इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं और जो वो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, तो इसको मेज़र हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। ये दोनों काफ़ी फेमस है, हालांकि हम लोग किलो कैलोरी पर मोल में भी इसको मेज़र करते हैं। अब अगर कभी मान लो कन्वर्जन है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात क्या है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऑलवेज पॉजिटिव क्यों बताया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू दो होती है, एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हो रही है तो इसको मतलब हम लोग समझेंगे कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमने एनर्जी दी, एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है उस प्रोसेस में। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब उस प्रोसेस में ओवरऑल सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब कभी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और जब कभी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो हमें ये समझना है कि उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो किसी भी एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो फिनोमेना होता है किसी एटम के लिए वो एंडोथर्मिक होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो ये कोई एटम है और वो गैसियस स्टेट में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहाँ पर अपने को क्या हुआ, कुछ एनर्जी लगी होगी, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे IE1। IE1 का मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा इसका वो पॉजिटिव होगा। तो मतलब किसी भी एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। लेकिन आयंस के लिए, आयंस का मतलब क्या हुआ, एनायन या केटायन, आयंस के लिए जो होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात और ध्यान से जरूर समझेंगे कि कभी भी किसी केटायन के लिए, कभी भी किसी केटायन के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक होता है, लेकिन एनायन के केस में ये डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, बेरिलियम की बात करूं और बेरिलियम पे बी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है और यहाँ से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बी तक आ जाएगा, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर आपसे कभी पूछे कि एटम का आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आपको बताना है एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आपसे पूछे आयंस की बात करें तो आयंस में एनायन के कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पर अपने को डेल्टा एच नेगेटिव दिख सकता है, मतलब ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी दिख सकता है।
नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी को आइसोलेटेड गैसेस एटम से डील करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड फॉर्म ऑफ एन एटम। सॉलिड फॉर्म से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में लेकर जाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है और सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम को अपन लेके जाएंगे गैसियस मीडियम में, और हमें पता है सॉलिड से गैस में लेके जाएंगे तो सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, और वो सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग गैसियस स्टेट में लेके चले गए। और उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कभी कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में दिया हो, तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, मतलब जो वो एनर्जी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में लेके जाता है वो एनर्जी मिलेगी, तो वो गैसेस स्टेट में जाएगा। और उसके बाद वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में एनर्जी लग रही है अप टू इन्फिनिटी, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है। तो वो पहले जान लेते हैं कि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई एटम है और इस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ए पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया ए एटम से, अब उसी एटम से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए पर क्या आ जाएगा, डबल पॉजिटिव या +2 भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, IE2। उसी तरीके से अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A+3, और यहाँ पे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3। मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, जो पॉइंट लिखा है वो पढ़ेंगे, ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एनी स्पीशीज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, क्या है इसका मतलब, कि अगर आपसे कोई बोले कि आयनाइजेशन एनर्जी ए का ज़्यादा होगा या A+ का ज़्यादा होगा, हमेशा A+ का ज़्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछे A+ का ज़्यादा होगा या A डबल पॉजिटिव या A+2 का ज़्यादा होगा, तो A+2 का ज़्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछे A+3 का ज़्यादा होगा या A+2 का ज़्यादा होगा, तो A+3 का ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ते जाएगा, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ऐसा क्यों, वो समझते हैं। जैसे मान लो इसके पास स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गया, 10 प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन से हम लोग किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 प्रोटॉन, और नेक्स्ट चले गए तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देखो, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 10 इलेक्ट्रॉन से है, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 9 इलेक्ट्रॉन से है, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 8 से है, और 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 7 इलेक्ट्रॉन से है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है वो प्रोटॉन का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा हो जाएगा उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस कारण से जैसे जैसे हम लोग किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ते जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें किसी भी टाइप का एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वाले से ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1। तो ओवरऑल हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये पढ़ा कि आउटर मोस्ट शेल से, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरा, वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो अपने को गैस में लेकर जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपसे बोला कि Cl2, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बताइए Cl2 का आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, Cl2 को पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है। तो आइसोलेट करने के लिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब जो इसकी एनर्जी होगी वो दे के इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर Cl अगर गैस में है तो बहुत सही है, तो गैस में है तो फिर अपने को यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे।